नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। पहली खबर, भारत, रूस, यूक्रेन और नाटो से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली रूस की तरफ से यूक्रेन पर जो ड्रोन की बमबारी की गई, इससे अब नाटो के देश परेशान हो चुके हैं और एक नया डर इन देशों में दिखाई दे रहा है। दूसरी खबर, भारत, इजराइल, कतर, अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आज ही खबर सामने निकल के आई कि इजराइल ने कतर पर एक बमबारी की है और कल ही भारत इजराइल के बीच एक बड़ी डील साइन की गई। तीसरी अपडेट फ्रांस से है, जहां पर फ्रांस के अंदर नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं। चौथी खबर भारत के डिफेंस से है, जहां पर ब्रह्मोस से लेस आइनस तमाल युद्धपोत अब भारत की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लास्ट अपडेट, भारत, अमेरिका, श्रीलंका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पैसिफिक एंगल के अंदर आपदा राहत और मानवीय सहायता के लिए सभी देशों ने मिलकर के एक बड़े अभ्यास का आयोजन किया है। ताई आज के वीडियो में जानते हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर, यूक्रेन, रूस, नाटो से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूक्रेन के ऊपर रूस की जो बमबारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और रिसेंटली रूस की तरफ से कई एडवांस ड्रोन यूक्रेन के ऊपर दाग दिए गए, जिसके बाद कई ड्रोन जो हैं वो पोलैंड में जाकर के गिरते हैं। डिटेल्स तो ये सामने निकल के आ रही हैं कि पोलैंड के हवाई क्षेत्र में ईरान के शहीद ड्रोन भेज दिए और ईरान के इन ड्रोन्स को पोलैंड ने पूरी तरीके से मार गिराया। अच्छी बात यह है कि नुकसान की कोई खबर सामने नहीं निकल के आ रही है। सभी एयर डिफेंस सिस्टम, सभी लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका ने भी अपने कुछ एडवांस फाइटर जेट यहाँ पर डिप्लॉय करने का फैसला कर लिया है और इससे ये बात समझ में आती है कि आज नाटो शायद उतना ताकतवर नहीं रहा जितना कि ब्रिक्स में शामिल सिर्फ 3 देशों की ताकत मिला ली जाए। हम इसमें चीन, रूस, भारत को ही शामिल कर लें तो नाटो के पास उतने भी हथियार नहीं है कि हम तीनों देशों का मुकाबला ये अकेले दम पर कर पाएं। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि आज नाटो में 32 देश शामिल हैं और नाटो में ही शामिल होने की यूक्रेन ने शुरुआत की, जिसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच गर्मागर्मी शुरू हो गई और ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल इस घटना को लेकर के पोलैंड का जवाब सामने आया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने आधिकारिक रूप से बयान देते हुए पुष्टि की है कि पोलैंड की सेना ने रूस द्वारा किए गए कम से कम 8 ड्रोन हमले जो कि हमारी सीमा में घुसे थे, उन्हें मार गिराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुसार रूस ने ईरानी निर्मित शहीद ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो कि यूक्रेन के ऊपर लगातार दागे जा रहे हैं। रूसी ड्रोन का सिर्फ नाम है, असल में रूस इनसे सीधा बदला लेने की कोशिश कर रहा है और नाटो के अंदर जो डर देखने को मिल रहा है ये आज से नहीं बल्कि जब से भारत और रूस, चीन एक साथ मिलकर के बैठे हैं तब से इन देशों में ये डर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कतर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आज ही खबर सामने निकल के आती है कि कतर के ऊपर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। अब इजराइल की तरफ से हमला किया गया, इसमें बड़ी बमबारी भी की गई है और ये बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने कंफर्म कर दी है, जिसमें बताया गया कि कतर में हमास वार्ताकारों पर इजराइल के हमले की पहले से ही सूचना दी गई थी, लेकिन उसने इस फैसले से सहमति नहीं जताई और मंगलवार को यह बयान उस हमले के कुछ घंटे बाद सामने निकल के आया, जिसमें कतर की राजधानी दोहा के एक रिहायशी इलाके को लगातार निशाना बनाया गया। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि कतर आज के समय एक ऐसा देश बन चुका है जो कि सीज फायर वार्ता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और कतर के तार सीधे भारत से कैसे जुड़ते हैं आगे हम जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें, कतर गाजा युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम वार्ता के लिए एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा था। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने बताया कि अमेरिका को इस हमले की जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सेना ने सूचित भी किया था कि इजराइल हमास पर हमला कर रहा है, जो कि दुर्भाग्य से दोहा के एक इलाके में मौजूद है। यानी कि सब कुछ प्री प्लान था, सारी इन्फॉर्मेशन पहले दी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों से सहमति नहीं बनी और ये बड़ी घटना हमें देखने को मिली। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आगे चल के कतर भी रिएक्शन दे सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अब कतर की संप्रभुता पर सवाल खड़े हो चुके हैं। अगर भारत से तार की बात की जाए तो हमारी जो गैस नीड्स हैं, यानी कि नेचुरल गैस जो हमारी इंपोर्ट करके पूरी की जाती है, उसका 80 to 90% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा किया जाता है। वहीं कतर के परसेंटेज की बात की जाए तो 50% से ज़्यादा LNG हम कतर से इंपोर्ट कराते हैं और कतर के अंदर होने वाली कोई भी डिस्टर्बेंस भारत की इस सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकती है। मार्केट के अंदर गैस का प्राइस बढ़ सकता है। ओवरऑल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया की GDP पर देखने को मिलेगा। ऑल्सो हमारे कई और पार्टनर्स है। कतर से हम अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% गैस खरीदते हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट से 16%, UAE से 13% और नाइजीरिया से 6% एनर्जी हम खरीदते आ रहे हैं।
लेकिन कतर से हम पिछले कई सालों से गैस खरीद रहे हैं और कई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमने कतर के साथ साइन किए हैं ताकि एक लंबे समय तक सप्लाई हमें मिलती रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर मैक्रोन ने अपने रक्षा मंत्री लेकोनू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। लेकिन नए प्रधानमंत्री से फ्रांस को कई चैलेंजेस भी फेस करने होंगे, क्योंकि जो पुराने प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है फ्रांसवा बैरू, उन्होंने रिसेंटली इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने मंगलवार को देर रात नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है और साथ ही लगभग एक साल में वह देश के चौथे प्रधानमंत्री हैं और इनकी नियुक्ति कुछ बेसिस पर की गई है। उनकी नियुक्ति संसद बजट और खर्च कटौती में अहम भूमिका निभाते हुए की गई। सरकार के बजट खर्च की वजह से काफी ज्यादा भारी विरोध भी झेलना पड़ा और देश का घाटा जीडीपी का लगभग 5.8% तक पहुंच गया था। यूरोपियन यूनियन सीमा का 3% और राष्ट्रीय कर्ज लगभग 3.3 ट्रिलियन यूरो के रिकॉर्ड को पार कर चुका था। अब सुनने में तो खबरें भी आ रही कि फ्रांस के अंदर भी कुछ अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है, जो कि भारत के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, बिकॉज फ्रांस हमारे लिए इंपॉर्टेंट पावर सप्लायर है, डिफेंस का सप्लायर है, परमाणु, विमान, स्पेस सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी और लगातार ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज फ्रांस भारत को ट्रांसफर करता आया है और आगे चल के कई इंपॉर्टेंट डील साइन होनी है, जिसमें राफेल ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं, स्कॉर्पियन सबमरीन, एस्ट्रा मिसाइल, और इसीलिए फ्रांस की बात हमने आपसे की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के आईएनएस तमाल से सामने निकल के आ रही है, जिसे अब एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय नौसेना का आखिरी विदेशी युद्धपोत आईएनएस तमाल 10 सितंबर 2025 को करवार नौसेना बेस पर पहुंच रहा है और यह दुनिया का सबसे घातक स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो कि रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया। 1 जुलाई 2025 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और ये लगभग 2 महीने की यात्रा करके भारत पहुंचा है। अगर हम इसकी खासियत आपको बताएं तो आईएनएस तमाल तलवार क्लास का 8वां युद्धपोत है, तो शील क्लास का दूसरा जहाज जिसे बताया जाता है, जो कि तलवार और तेग क्लास का अपग्रेडेड वर्जन है। यह करीब 125 मीटर लंबा, 3900 टन वजनी और 30 नॉट यानी कि लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में चल सकता है और ये लगभग 3000 किलोमीटर तक की दूरी बिना रुके तय कर सकता है। इसका नाम तमाल भगवान इंद्र के पौराणिक तलवार से प्रेरित है। फिलहाल इसके ताकत की बात की जाए तो इसमें हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंटीग्रेट कर रखी है, जो कि 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैकड़ों किलोमीटर दूर लक्ष्य को आसानी से भेज सकती है। इसके अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल 100 mm की मेन हथियार, 30 mm की AK-630 क्लोजन सिस्टम, टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन, ये सब कुछ लगाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईएनएस तमाल को बनाने में हमने करीब 26% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया है। इसे बनाने के लिए भारत और रूस ने आपस में साझेदारी की है, जिससे भारत की 33 कंपनियां जैसे ब्रह्मोस एरोस्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा, इन सभी ने मिलकर के काम किया है और अब ये आधुनिक युद्धपोत भारत के पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करेगा। लास्ट अपडेट भारत, यूएस, श्रीलंका से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर तीनों देशों ने मिलकर के एक नए अभ्यास को शुरू किया है। 8 सितंबर 2025 को श्रीलंका के कटुनाके एयर बेस पर पैसिफिक एंजल 25 नामक एक मल्टी कंट्री बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा अभ्यास बताया जा रहा है, जिसमें भारत, अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जापान और मालदीव शामिल हैं। यह अभ्यास आपदा राहत में मानवीय सहायता को बेहतर किस तरीके से किया जाए उसके लिए शुरू किया गया है और पैसिफिक एंजल 25 एक 5 दिवसीय अभ्यास है, जो कि 8 से 12 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसमें 90 अमेरिकी, 120 श्रीलंकी वायुसेना के कर्मी, साथ ही भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जापान और मालदीव के सैनिक ने पार्टिसिपेट किया। मेनली इसका टारगेट खोज बचाव, चिकित्सा की तैयारी, हवाई सुरक्षा, इंजीनियरिंग सहयोग, इन सब पर ध्यान देना है। तो क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।